2009 में, और हम लोग यूपीएससी करने, आईएएस बनने, जो पूर्वांचल के लोगों को पैदा होते ही एक चीज़ बताई जाती है, कुछ बड़ा करना है तो आईएएस बनना है। मैं चाहता हूं कि मेरी क्लासरूम एक खूबसूरत क्लासरूम बने। ये तब तक संभव नहीं है जब उस क्लासरूम के बाहर की दुनिया खूबसूरत ना हो। मैं चाहता हूं कि मेरी क्लासरूम में डाइवर्सिटी हो, सब मिलके साथ में पढ़ें, एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए वहां से सबक सीख कर निकलें। ये तब तक संभव नहीं है जब बाहर की दुनिया उसके लिए तैयार ना हो। जाति और आरक्षण का विमर्श एक बहुत गहरे ट्रेनिंग की बात करता है। बस विडंबना ये कि हमने अपने नागरिकों को ट्रेनिंग नहीं दी है। तो अब होता ये है कि जो आरक्षण का लाभार्थी समूह है वो एकदम आंख बंद करके आरक्षण के समर्थन में खड़ा हो जाता है। जिसको आरक्षण नहीं मिलता है उसको आरक्षण का विरोध करना है। राम के नाम पर पॉलिटिक्स करने वालों ने पॉलिटिक्स की, दंगे किए, कुर्सी पाई और अभी भी कर रहे हैं। वही तुलसीदास लिखते हैं कि दूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहा कहो, काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब, काहू की जात बिगाड़ब न सोऊ, मांग के खइबो मसीद में सोइबो, लेबे को एक न देबे को दो। तुलसीदास अपने आखिरी वक्त में बरतोड़ से ग्रस्त हो गए थे। उनका बाल टूटने से पूरे शरीर पर फोड़े आ गए। हनुमान बाहु का आखिरी दुआ लिख रहे हैं कि सुनो हनुमान, लगता है अब तुम्हारे अंदर भी ताकत वाकत बची नहीं है। तुम एक बरतोड़ तो मेरा ठीक न कर पा रहे हो, तुम मुझे मुक्ति क्या दोगे? गरीबी को अमीरी से रिप्लेस किया जा सकता है, जाति को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अगर कोई घोड़ी चढ़ने पर अगर जाएगा दूल्हा बन के, उसे गरीब देख करके नहीं उतारा गया, मारा गया। किसी को मोछ रखने पर गरीबी के नाते नहीं मारा गया। गरीबी का शोषण अलग है। हम कतई ये नहीं कहते कि गरीबी के नाम पर कोई शोषण नहीं है, लेकिन गरीबी का शोषण गरीबी के नाम पर है कि मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं इतने बड़े ऑफिस में नहीं जा पाया, लेकिन मेरे जेब में पैसे थे फिर भी मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरी जाति पूछ ली गई। लोग गालियां देते हैं, धमकियां देते हैं, बिल्कुल देते हैं, लेकिन उसके साथ जब कुछ लोग हैं जो मोहब्बत भी करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लियर कट में। आज हमारे विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी। आज हम बहुत सारी ऐसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे तो देश की राजनीति के लिए, समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत स्वागत जी लक्ष्मण जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। कितने साल से आप दिल्ली में पढ़ा रहे हैं और यूपी से दिल्ली का सफर के बारे में हम जरा बताइए। बहुत शुक्रिया आपके चैनल पर आमंत्रित किए जाने का। तकरीबन 15 साल पहले का वक्त रहा होगा। आज के कुछ लोगों की भाषा में कहें तो तब भारत आज़ाद नहीं हुआ था 2009 में, और हम लोग यूपीएससी करने, आईएएस बनने, जो पूर्वांचल के लोगों को पैदा होते ही एक चीज़ बताई जाती है, कुछ बड़ा करना है तो आईएएस बनना है, बाकी सब छोटे काम हैं। उस मकसद से दिल्ली आना हुआ। एकेडमिया को लेकर के एक ऑप्शन खुला था क्योंकि अपने पैर पर खड़ा होना था पढ़ने के लिए। तो नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया था, वो क्लियर हो गया तो पीएचडी में एडमिशन हो गया। और उसके कुछ ही दिन बाद इंटरव्यू देना शुरू किया दोस्तों के साथ जाते हुए। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में एडहॉक पर अपॉइंटमेंट 4-4 महीने के लिए होता है, उसमें नौकरी लग गई एक साल के भीतर ही। तो लगभग 14 साल तो पढ़ाते हुए हो गया। लंबा सफ़र रहा, बहुत संघर्ष रहा, लेकिन फिलहाल दिल्ली में अपनी कक्षा, अपना पढ़ाना, लिखना, पढ़ना, बोलना, यही चल रहा है। आपके बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। देश भर के तमाम जगहों पर आप जाते हैं, सामाजिक न्याय की बात हो, चाहे वो आरक्षण के समर्थन की बात हो, चाहे वो जो मंडल की राजनीति रही है 90 के दशक में। उस समय तो इस तरीके की पॉलिटिकल कमेंट्री बहुत कम देखने को मिलती होगी क्योंकि उस समय सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। चूँकि आज ये ज़माना है कि लोग इस पॉलिटिकल कमेंट्री को या फिर उसके पक्ष में बात करने के लिए खुलकर जिस तरीके से आप घूम रहे हैं, और हाल ही में बिहार सरकार ने जातीय सर्वेक्षण किया है जो टॉक ऑफ द टाउन है आज के डेट में। तो आपको कैसा लगता है कि आप जो बातें करते हैं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? बहुत सारे लोग आपको टारगेट भी करते हैं। मैं देख रहा था कि डेथ थ्रेट्स, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो क्यों एक शिक्षक को ये जरूरी है जो आप बातें कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की, आरक्षण की, जनगणना की? बहुत अहम सवाल है ये।
असल में एक देश बनने और उसे सबका देश महसूस करने की एक यात्रा है। उस यात्रा में हजारों साल का अपना एक इतिहास है, संघर्षों का, विचारधाराओं का और दगाबाजियों का भी। लेकिन हम बहुत पीछे न जाकर के आजाद भारत से शुरू करें। जब तक भारत का संविधान इस देश में लागू नहीं था ना, बहुत बंटा हुआ देश था। मतलब आप राष्ट्र आधुनिक संकल्पना है, एक राजा अपने मोहल्ले के लिए दूसरे से लड़ रहा था, उसके लिए देश का मतलब उतना ही था। कुछ जाति थी जो बाकी जातियों के शोषण पर टिकी हुई थी। गांव, शहर या कस्बे सब बंटे हुए थे, संसाधन, जमीनें, सब कुछ। जब आजाद हुआ भारत, तब उस दिन एक एक ख्वाब देखा गया, और वो आजादी केवल अंग्रेजों से आजादी थी। इस देश में बहुत बहुत किस्म की गुलामियां थीं, उनसे आजाद करने के लिए भी लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन जब हम इसको एक पैरामीटर माने, तो 26 जनवरी 1950 को इस देश में एक नई इबारत लिखी गई। जब इस देश में संविधान लागू हुआ, हर नागरिक की आंखों में यह भरोसा दिया गया कि अब आपकी जाति देख करके, आपका धर्म देख करके, आपका क्षेत्र देख करके किसी किस्म का बंटवारा नहीं होगा आपसे। आप अमीर हैं तो वोट देने का अधिकार होगा, जमींदार हैं तो वोट देंगे, पुरुष हैं तो वोट देंगे, सवर्ण हैं तो वोट देंगे। अब ये नहीं होगा, सब लोग वोट दे सकते हैं, सब सब बराबर हैं। वहीं से इस सफर को देखते हैं। उस दिन एक ख्वाब ये देखा गया कि हर नागरिक को हम ये ट्रेन करेंगे कि ये नया भारत जो बनेगा ना, वो सबका होगा। सब, बहुत सारी खाइयां थी जिसे पाटा जाना था। आज जहां हम खड़े हैं, कई तरह के सवाल ऐसे हैं जिसमें चिंता होती है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, बहुत बड़े स्तर पर उसको सरकारी प्रायोजन ढंग से उसको मनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हम नागरिक भी नहीं बना पाए। हम किसी भी प्रोफेशन में हों, उससे पहले हम इस देश के एक नागरिक हैं, जो भारत के संविधान के मुताबिक होना था। मिसाल के तौर पर, अगर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एक ठेके पर प्रोफेसर हूं 14 साल से, तो मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी मेरी कक्षा है, मेरी किताबें हैं, मेरा लेख है, मेरा पढ़ना, लिखना और पढ़ाना है। और ये मैं जी रहा हूं, ये मेरा पैशन है। मैंने बहुत सारे करियर छोड़ करके इसे चुना है। और मैं आज भी चाहता हूं कि अगर मुझसे कोई पूछे कि आप कौन सा एक काम करना चाहेंगे, तो मेरी क्लासरूम मुझे बहुत प्यारी लगती है। मैं हर बार नए नए विद्यार्थियों के सामने मुखातिब होता हूं, उनसे बात करता हूं, उन्हें उनसे बहुत ज्यादा सीखता हूं, थोड़ा सिखाता हूं। लेकिन इससे भी पहले मैं एक नागरिक हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी क्लासरूम एक खूबसूरत क्लासरूम बने। यह तब तक संभव नहीं है जब उस क्लासरूम के बाहर की दुनिया खूबसूरत ना हो। मैं चाहता हूं कि मेरी क्लासरूम में डाइवर्सिटी हो, सब मिलके साथ में पढ़ें। एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए वहां से अ, सबक सीख कर निकलें। ये तब तक संभव नहीं है जब बाहर की दुनिया उसके लिए तैयार ना हो। इसलिए मैंने ये महसूस किया कि आप कितने भी अच्छे शिक्षक हों, इसके पहले आप एक नागरिक भी हैं, और उसकी जिम्मेदारी के नाते कुछ सवाल ऐसे हैं जिसके लिए आपको बाहर भी काम करना पड़ेगा। कुछ सवाल ऐसे हैं जिस पर आपको बोलना होगा। आपके हाथ में किताब मिली, आपकी उंगलियों के बीच एक कलम आई। ये तब संभव हुआ जब आपके पुरखे कुदाल फावड़ा चलाते चलाते थक गए, खप गए, तो पहली पीढ़ी के लोगों के हाथ में कलम और किताब आई। इसलिए हमारी जिम्मेदारी कई गुना ज्यादा है। हमें एक बेहतर शिक्षक भी होना है, और अभी आएंगे उस जातिवार जनगणना पर बात करेंगे। तो बहुत सारे लोगों की फर्जी डिग्री हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हमें डिग्रियां भी ओरिजिनल रखनी है, मेहनत से पढ़ाना है। साथ में हमें एक खूबसूरत दुनिया बनाने के लिए बाहर भी मेहनत करनी है। इसलिए मैंने ये चुना कि अगर मेरे हाथ में किताब है, तो मैं क्यों ना उस किताब का इतना इस्तेमाल करूं कि जिसके हाथ में किताब ना हो, उसको भी कुछ ऐसी बात बताई जाए कि उसकी उसकी जिंदगी खूबसूरत बने। एक बेहतर देश बनाने के लिए जिम्मेदारी मेरी है कि मेरा विश्वविद्यालय बेहतर हो, मेरी क्लासरूम बेहतर हो। इससे पहले मुझे ये चिंता होनी चाहिए कि क्योंकि 1 घंटे अगर कोई बच्चा मेरी क्लासरूम में है, तो बाहर वो 23 घंटे है। अगर वो बाहर नफरत सीख करके आएगा,
तो मेरे क्लासरूम में अभिनय करेगा मोहब्बत का, फिर बाहर निकलेगा तो नफरत करेगा। इसलिए मैंने बाहर भी अपना एक काम चुना, एक जिम्मेदारी चुनी कि जो सवाल मुझे इस देश को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी लगते हैं, जो विचार मुझे इस खूबसूरत दुनिया को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी लगता है, मैं उस विचार पर भी लिखूं, पढ़ूं और बोलूं। इसके लिए हमने ये चुना कि हम, और ये जिम्मेदारी के तहत है, क्योंकि जो ठीक इसी वक्त, जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं, एक अच्छे माहौल में यहाँ बैठे हुए हैं, लाइट कैमरा एक्शन सब कुछ है, ठीक इसी वक्त हमारी उम्र के ढेर सारे लोग रिक्शा चला रहे होंगे, ठेला चला रहे होंगे, खेत में काम कर रहे होंगे, मिल में काम कर रहे होंगे। हम उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि संविधान कैसे खतरे में है, देश को बेहतर कैसे बनाना है, किसका हक मारा जा रहा है, कैसे एक बराबर की दुनिया बनेगी, वो सोचे, क्योंकि इस सिस्टम ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया है कि वो हैंड टू माउथ है। इसलिए मैंने ये चुना कि अगर मेरे पास ये मौका है लिखने, पढ़ने, बोलने, सोचने और बरतने का, तो शिक्षक होने के पेशे के साथ मैं क्यों ना अपनी नागरिक होने की जिम्मेदारी भी निभाऊं। इसलिए मैंने ये चुना। और ठीक बात है, आपने अपने सवाल में पूछा भी कि लोग गालियां देते हैं, धमकियां देते हैं। अ, बिल्कुल देते हैं, लेकिन उसके साथ जब कुछ लोग हैं जो मोहब्बत भी करते हैं, और ढेर सारे लोग ऐसे हैं। हाँ, वैसे भी जब सावित्रीबाई फुले पढ़ाने जाया करती थी तो अच्छा काम था पढ़ाना। हाँ, लेकिन उन पे भी गोबर फेंके जाते थे, पत्थर फेंके जाते थे। उससे भी दिलचस्प ये है कि वहाँ भिड़े वाला, मैं उस जगह गया हूँ, वहाँ बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए। उनके पिता को, ज्योतिबा फुले के पिता को ये समझाया गया कि आपके घर के लोग धर्म विरुद्ध काम कर रहे हैं। पोस्टर लगाए गए कि इनका बहिष्कार करो, और वो काम क्या था? शिक्षा देने का। तो हमने बिल्कुल यही चुना है, चाहे वो सामाजिक न्याय का विचार हो, संविधान का विचार हो, हमने ये चुना है कि नहीं भाई, सबका भारत तब बनेगा जब सब इस तरह से सोचेंगे। तो ये एक एक चुना हुआ कदम है जिसे हम जी रहे हैं। मेरा भी मानना ये है कि एक शिक्षक की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ क्लासरूम तक महदूद नहीं है। क्लासरूम के बाहर अगर समाज के अंदर द्वेष, नफरत या असमानताएं या कुरीतियां या बहुत सारी चीजें हैं जो समाज के अंदर, उसको भी उजागर करना, उस पर को चिन्हित करना और समाज को झकझोरने का भी काम मुझे लगता है शिक्षक का है। लेकिन मेरे बचपन से सबसे बड़ा सवाल मेरे मन में हमेशा ये रहा है कि एक आदर्श इंडिया क्या है। बहुत बार हम लोग एक सुनते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया, आइडियल इंडिया। मुझे आज तक इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाया कि आदर्श भारत, लोकतांत्रिक भारत की बात कर रहा हूँ मैं, उस भारत की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ महिलाओं को अधिकार नहीं था, जहाँ पढ़ने लिखने का बहुत सारे वर्गों को अधिकार नहीं था। मैं आजादी के बाद के भारत की बात कर रहा हूँ कि एक आपके लिए एक शिक्षक के रूप में, एक नागरिक के रूप में आदर्श भारत की परिभाषा क्या है। क्योंकि लोकतंत्र लोग अक्सर दुनिया को दिखाते हैं, लेकिन मेरे लिए लोकतंत्र है कि अपने नागरिकों को एहसास कराने वाली चीज है। ये पाकिस्तान को या अमेरिका को बताने वाली चीज नहीं है कि हम लोकतंत्र देश में रह रहे हैं। तो मुझे ये सवाल हमेशा मेरे मन में रहा है कि आदर्श भारत क्या है और कैसा होना चाहिए। जी, जब हम आदर्श शब्द को देखते हैं, सुनते, बरतते हैं, तो एक बार ये विचार होता है कि आदर्श वह है जो हकीकत में नहीं है। ये एक फिलोसफिकल डिबेट है, इसको यहाँ से शुरू करते हैं। तो असल में जब हम कहते हैं कि आदर्श भारत क्या है, तो असल में वही भारत जैसा इसे होना चाहिए। किसी को कोई दुख ना हो, कोई बड़ा छोटा ना हो, कोई किसी का हकमारी ना करे, सब मोहब्बत प्यार से रहें। असल में ऐसा होता नहीं। वो आदर्श क्या है? वो आदर्श वो है जो कभी हकीकत में नहीं है। लेकिन अगर हम एक सवाल के रूप में इसे देखें कि आदर्श भारत क्या है या कैसा होना चाहिए, या आइडिया ऑफ इंडिया, मेरा मेरा पसंदीदा टर्म यही है, आइडिया ऑफ इंडिया, भारत की संकल्पना। वो आइडिया ऑफ इंडिया क्या होगा, इसके तो कुछ फॉर्मूले हैं, उसकी कुछ शर्तें हैं। एक आदर्श भारत या आदर्श राष्ट्र, आधुनिक राष्ट्र वह होना चाहिए जिसमें मेरी क्लासरूम में केवल केवल लड़के ना बैठे हों, उसमें लड़कियां भी बराबर की संख्या में हों। केवल शहर के बच्चे ना हो, उसमें गांव के भी बच्चे हों। केवल एक जाति के ज्यादा बच्चे ना हो, उसमें उन जातियों के भी हों जिनको शायद कभी शिक्षा नहीं मिले।
मेरा आदर्श क्लासरूम वह क्लासरूम है जिसमें डिबेट हो। मैं तो चूंकि हायर एजुकेशन में स्कूल में हम है नहीं, मैं उन बच्चों को ये कहता हूं कि हम आपके सामने कोई मास्टर वो नहीं है कि हम बताएंगे कि सच क्या है और तुम आप मानोगे कि सच ये है। हमारे हायर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि हम अपना सच आपसे साझा कर रहे हैं, आप अपना सच खोजिए। आप हमसे एक एक सहारा ले सकते हैं कि अच्छा इन्होंने इस रास्ते ये सच पाया, आप नया रास्ता चुन करके कोई नया सच पा सकते हैं। वो आदर्श रूम है जिसमें डिबेट हो, जिसमें कोई स्टूडेंट अपने टीचर से कहे कि आपकी ये बात मुझे सही नहीं लगी, मेरे पास उसके तथ्य और तर्क ही है। ऐसे ही एक आदर्श देश भी तो बनता है। आदर्श देश वो हो जिसमें एक ही तबके के लोग, चाहे वो पुरुष, क्योंकि हम आइडेंटिटी को किस तरह से नापते हैं। मैं यहां बैठा हूं तो मैं मल्टीपल आइडेंटिटी लेकर बैठा हूं। मैं एक पुरुष हूं, ये एक पहचान है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, ये दूसरी पहचान है। मैं यूपी का रहने वाला हूं, ये तीसरी पहचान है। मेरी जाति ओबीसी में आती है, चौथी पहचान है। मैं शिक्षित हूं, ये पांचवी पहचान है। और ऐसे कई पैरामीटर हो सकते हैं। आदर्श भारत वह भारत होगा, या आइडिया ऑफ इंडिया वह है जहां इस तरह की पहचान में थोड़े से तबके के पास सब कुछ और ज्यादा बड़े तबके के पास कुछ भी ना हो, ये एक बंटवारा खत्म हो जाए। एक बात, और ये इसलिए, और आपने ठीक कहा कि आजादी के बाद वाले भारत पर फोकस करते हैं, ये इसलिए क्योंकि आजादी के पहले वाला भारत बंटा हुआ था। शिक्षा, रोजगार, जमीन, धन संपत्ति, सम्मान, प्रतिष्ठा, सब कुछ बटा हुआ था। कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, लैंगिक आधार पर। इसलिए आदर्श भारत की परिभाषा केवल इतनी है, आप अगर सबको मिलाकर, सबको बराबर बिठाकर, सबको सबके हिस्से का हक सुनिश्चित करके साथ में मोहब्बत से रहना सिखा देता है, वही है आदर्श। बस इतना ही है। ये बहुत बेसिक है। मतलब बहुत सारे लोग इसको फिलोसॉफिकल समझने की कोशिश करते होंगे कि आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, पर आपने बताया वो बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत मामूली चीज़ है, जो मुझे लगता है कि एक 10-12 साल के बच्चे को भी समझ में आनी चाहिए कि भाई आदर्श घर क्या है, जहाँ प्यार मोहब्बत है, आपस में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है। और ऐसा नहीं है कि लड़की है तो उसे हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं और लड़का है तो उसे अंग्रेजी। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे घर, मुंबई में चूंकि जन्म हुआ है, तो मुंबई में ऐसे बहुत सारे घरों को मैंने देखा है कि लड़कियों को हिंदी मीडियम में और लड़कों को इंग्लिश मीडियम में। तो मेरे हिसाब से वो आदर्श घर तो नहीं हो सकता। बेटा बेटी को अगर एक समान माना जाए घर के अंदर, या कोई दूसरा तीसरा लिंग भी हो, अगर जेंडर का भी हो, उसे भी अगर बराबर माना जाए। खैर, मुद्दा सवाल है कि कास्ट सेंसस आज का जो सबसे हॉट टॉपिक है। चैनल के डिबेटों पर बहुत सारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इसकी क्या जरूरत है। और पहली बात तो कास्ट सेंसस पे जाने से पहले लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि बड़े बड़े आज बुद्धिजीवी ये बहस करते हैं कि आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए। मैं चाहता हूं आप आरक्षण पे एक बार ये जरूर क्लियर करें कि आरक्षण क्या है, और आरक्षण को लेकर इतनी मिसकंसेप्शन क्यों है समाज के अंदर। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के कई जज इसको गलत तरीके से कोर्ट कर चुके हैं कि 10 साल में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो बता नहीं पाते कि 10 साल वाला कौन सा था, वो राजनीतिक था या शैक्षणिक संस्थानों में या जॉब्स के लिए था। तो आरक्षण को भी एक बार मैं चाहता हूं आप डिफाइन जरूर करें, ताकि उनको भी समझ में आए जो दिन भर आर्थिक 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 का तंबूरा बजाते हैं। अच्छा, बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि असल में है ये कि इस पर तो लंबी बात होनी चाहिए। आरक्षण से पहले एक बार समझना जरूरी है कि जाति क्या है, फिर दोनों एक साथ जोड़ करके हम समझेंगे। बिना जाति के आरक्षण की बात करेंगे तो हाँ, इस देश में हजारों साल से आरक्षण रहा है। आरक्षण इस देश में ऐसे रहा है कि पढ़ने का अधिकार एक ही तबके को रहा, यह आरक्षण था। आपके मिथकीय किस्सों में, मिसाल के तौर पर एक छोटा सा किस्सा मैं बताता हूं। गुरु अपने शिष्य के जंघे पर सर रखकर सो गए, उन्हें नींद आई। अपने शिष्य के पैर पर सर रखकर सो गए उनके अपने गुरु, और एक कीड़ा उसको शिष्य को काटने लगा, खून बहने लगा। शिष्य ने गुरु की नींद न टूट जाए इसलिए पैर नहीं हिलाया।
गुरु जागे देखे कहे कि इतना बर्दाश्त करने का हुनर, और ये कौन सी जाति का है। बाद में पता चला कि ये तो सूत पुत्र है। गुरु कहते हैं फिर ये मेरा शिष्य कैसे हो सकता है। आप इंद्र मेघवाल को मत याद करिएगा कि मटका छूने पर कैसे उसके गुरु ने मारा। आपकी मिथकीय कहानियां बंटी हुई हैं, आपने उसे शिष्य कबूल नहीं किया। ये मिथक है, ये कोई इतिहास नहीं बता रहा हूं। एकलव्य एक मिथक है। गुरु के पास शिक्षा लेने गया, उसकी जाति वह नहीं थी जो गुरु के शिष्य बनने के काबिल हो, उसने गुरु की मूर्ति बना करके शिक्षा ली। ये आपका मिथक है, इसे किसी दलित पिछड़े ने नहीं गढ़ा, ये साहित्य लिखने वाले तबके ने लिखा है। आपके मिथक में लिखा हुआ है कि यह जो अछूत है इसका छुआ हुआ नहीं खाया जा सकता। आपने अपने साहित्य में क्या लिखा? दुष्यंत शकुंतला को देख करके उनका दिल उस पर आ गया, हो ना हो ये कोई क्षत्रिय कन्या ही होगी। और ये 2000 साल पहले का लिटरेचर में बता रहा हूं। जाति बटी हुई थी, जाति के नाम पर बंटवारा क्लियर हो गया। तो आरक्षण एक किस्म का पहले से चला आ रहा था। आरक्षण कोई नई बात है, एक तो ये गलत है। दूसरा, आरक्षण शब्द सुनते ही हमारे जहन में जाति वाला आरक्षण ही आता है। हम जैसे दिव्यांग कोटे वाले फिजिकली चैलेंज्ड लोग जो हैं, उनको मिलने वाले आरक्षण पर हमें कोई आपत्ति नहीं और उसे हम आरक्षण मानते भी नहीं। सेना के लोगों को आरक्षण मिलता है, इसको कोई नहीं मानता, उस पर बात ही नहीं होती। कई किस्म के आरक्षण, अब तो महिला आरक्षण भी आ गया है। इसका मतलब जब आरक्षण पर नजर टेढ़ी होती है तो वो जाति वाला आरक्षण होता है। क्यों ऐसा होता है? भारत आजाद हुआ, बहुत बहुत पीछे का इतिहास छोड़ देते हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को शेड्यूल्ड किया गया है, सूचीबद्ध किया गया। 1881 से जनगणना शुरू हो रही है जातिवार, 1931 तक जातिवार जनगणना हो रही है। 1945 से 50 के बीच में जब एक नया भारत बनाने का ख्वाब देखा जा रहा है, तो उस समय जिनके हाथ में कानून बनाना और उस रास्ते को बनाना था, उन्होंने ये कहा कि जिनकी आबादी 15% है वो तो कहीं है ही नहीं, जिनकी आबादी 7.5% है वो तो देश चलाने में कहीं है नहीं। क्यों नहीं है? उसका एक इतिहास है, हजारों साल का इतिहास है। उन्हें शिक्षा नहीं मिली, उनके पास जमीन नहीं है, उनको अछूत बना के रखा गया, उनको मुख्य धारा में शामिल नहीं किया गया, रास्ते से चल नहीं सकते, पानी नहीं पी सकते, अनगिनत कहानियां हैं। राम अगर शबरी के जूठे बेर खा रहे हैं तो राम चाहते थे कि जूठे बेर कोई खाए शबरी का, लेकिन राम को मानने वालों ने राम को भी नहीं माना। और राम का कथा तुलसी को लेकर के आती है। मैं चूंकि हिंदी का विद्यार्थी हूं तो थोड़ा रेफरेंस हिंदी से लूंगा। जिस तुलसीदास के रामचरितमानस पर राम के नाम पर पॉलिटिक्स करने वालों ने पॉलिटिक्स की, दंगे किए, कुर्सी पाई और अभी भी कर रहे हैं, वही तुलसीदास लिखते हैं कि दूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहा कहो कहू, काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब, काहू की जात बिगाड़ब न सोऊ, मांग के खइबो मसीद में सोइबो, लेबे को एक न देबे को दो। तुलसीदास अपने आखिरी वक्त में बरतोड़ से ग्रस्त हो गए थे। उनका बाल टूटने से पूरे शरीर पर फोड़े आ गए। हनुमान बाहु का आखिरी दुआ लिख रहे हैं कि सुनो हनुमान, लगता है अब तुम्हारे अंदर भी ताकत वाकत बची नहीं है, तुम एक बरतोड़ तो मेरा ठीक न कर पा रहे हो, तुम मुझे मुक्ति क्या दोगे? हमने तुलसीदास को नहीं पढ़ा। तुलसीदास ने लिखा कि हम चागर रघुबीर के पट्यो लिखो दरबार, और तुलसी अब का होंगे नर के मनसबदार। लेकिन तुलसी की आलोचना हम यहां करते हैं कि वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, और तब हमें कबीर, रविदास, तमाम लोग याद आते हैं जो एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जिसमें जाति खत्म हो। तुम कद बाबन, हम कद सूद, हम कद लोहो, तुम कद दूध, जस केलन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में जात, रविदास मानुष न जुड़े जब तक जात न जात। बुद्ध से शुरू हुआ एक कारवां, एक तरफ वेद, पुराण, उपनिषद, मनुस्मृति, फिर उसके बाद आते आते गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार, यहां तक आएंगे आप, हिंदू राष्ट्र तक आएंगे। दूसरा एक आइडिया ऑफ इंडिया है जो बुद्ध, आजीवक, जैन से शुरू होगा, जो अलवार नैनार पे जाएगा, जो कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह पर जाएगा, नानक से होते हुए गुरु, और उसके बाद फिर बसवन्ना, चोखा मेला। पैन इंडिया है ये।
मैं बसवन्ना की बात कर रहा हूँ तो मैं कर्नाटक में हूँ, मैं नारायण गुरु की बात कर रहा हूँ तो केरल से कर रहा हूँ, मैं नरसिंह मेहता से लेकर के नानक को याद कर रहा हूँ, कबीर को याद कर रहा हूँ। ये आइडिया ऑफ इंडिया था, ये एंटी कास्ट मूवमेंट का एक इतिहास रहा है, ये दो भारत है। तो जैसे ही आरक्षण और जाति की बहस केंद्र में आती है, एक तबका हमेशा बेचैन होता है जो इस परंपरा को मानता है जिसमें वर्चस्व उसका रहा हो। दूसरी परंपरा वो है जिसने आरक्षण का प्रावधान किया, जिसने ये सुनिश्चित किया कि भाई नया भारत कैसे बनाओगे अगर दलित को तुम दलित ही रहने दोगे, उसके लिए तुम्हें विशेष प्रावधान करना होगा। पैमाना क्या होगा विशेष प्रावधान का? गरीबी नहीं। तुमने उसके पिता को जाति देख करके गाली दी, तुमने उसे पानी नहीं पीने दिया, तुमने उसे मनुष्य नहीं समझा। तुम्हारे भगवान उनके भगवान नहीं थे क्योंकि वो मंदिर में नहीं जा सकते थे। उनके बच्चे पढ़ने गए तो स्कूलों को जला दिया गया, उनके लोग हक मांगे तो उन्हें विलन बना दिया गया। इसलिए नया भारत जब बन रहा था तो आरक्षण की व्यवस्था इसलिए लाई कि अगर आप कह रहे हो कि सबका भारत बनेगा तो वो कैसे बनेगा? किसी का वर्चस्व टूटेगा और बाकी सबके हिस्से में न्यूनतम जाएगा तब ना भारत बनेगा। आरक्षण का प्रावधान विशेष प्रावधान है जो कि केवल भारत में नहीं है, नंबर एक। अब एकदम कंटेम्पररी बात करते हैं। वो प्रावधान दुनिया के तमाम देशों में है जो डिप्रिवेशन इंडेक्स के नाम पर चलता है कि अगर कोई वंचित शोषित है तो उसको मुख्यधारा में लाए बिना नहीं होगा। ब्लैक्स एंड व्हाइट का मूवमेंट दुनिया के कई देशों में चला। गोरे लोगों को यह बात समझने में कई गृह युद्ध झेलने पड़े कि हमने काले लोगों के साथ रंग देख करके बहुत भेदभाव किया। घुटने पर बैठकर उन्होंने माफी मांगी। जिस इमारत का नाम उन्होंने व्हाइट हाउस रखा था वहां एक ब्लैक राष्ट्रपति बन के बैठता है। और आज तक इस देश में जिसे छूने पर अपवित्र हुए, छूना छोड़िए साहब, उधर से हवा आ गई तो आप अपवित्र हो गए, उसकी परछाई पड़ गई तो आप अपवित्र हो गए। वो आपके देश को कैसे अपना देश माने, इसके भरोसे का नाम था आरक्षण। वो आरक्षण आर्थिक आधार पर कतई नहीं था क्योंकि गरीबी को अमीरी से रिप्लेस किया जा सकता है, जाति को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अगर कोई घोड़ी चढ़ने पर अगर जाएगा दूल्हा बन के, उसे गरीब देख करके नहीं उतारा गया, मारा गया। किसी को मोछ रखने पर गरीबी के नाते नहीं मारा गया। गरीबी का शोषण अलग है, हम कतई ये नहीं कहते कि गरीबी के नाम पर कोई शोषण नहीं है, लेकिन गरीबी का शोषण गरीबी के नाम पर है कि मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं इतने बड़े ऑफिस में नहीं जा पाया, लेकिन मेरे जेब में पैसे थे फिर भी मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरी जाति पूछ ली गई। इसलिए आरक्षण का प्रावधान सामाजिक सांस्कृतिक है और जब मंडल आया तो वो सामाजिक और शैक्षणिक बना। आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। गरीबी उन्मूलन के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण होता है। चुनी हुई सरकार एक रेखा खींचती है कि इसके नीचे कितने गरीब हैं और अरबों रुपए की स्कीम बनाकर उन्हें अमीर बनाने की कोशिश करती है। आरक्षण गरीबी उन्मूलन नहीं है। सदियों से जो वंचित शोषित किया गया उसको भीतर से एक आत्मविश्वास दिया जाए कि हाँ, ये तुम्हारा भी बराबर का देश है, इसके तुम बराबर के बाशिंदे हो, हमसे अतीत में बहुत गलतियां हुई, हम बराबर का करेंगे, इसलिए आरक्षण उन्हें दिया गया। आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बना दिया गया है, वो बाद के डिबेट है। इसलिए मेरा कहना यह है कि जाति और आरक्षण का विमर्श एक बहुत गहरे ट्रेनिंग की बात करता है। बस विडंबना ये कि हमने अपने नागरिकों को ट्रेनिंग नहीं दी है, तो अब होता ये है कि जो आरक्षण का लाभार्थी समूह है वो एकदम आंख बंद करके आरक्षण के समर्थन में खड़ा हो जाता है, जिसको आरक्षण नहीं मिलता है उसको आरक्षण का विरोध करना है। ये एक डिबेट है जो मैंने सोचा कि इसको कम से कम में इस तरह समझाया जा सकता है। बाकी पर सवाल मैं भी अपने दर्शकों को बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आरक्षण जो है वो भारत में ही है, पर उन्हें ये शायद पता होना चाहिए कि आरक्षण सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के अमूमन लगभग सभी देशों में। अब वो तरीका अलग हो सकता है क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन का नेचर के ऊपर रिजर्वेशन तय होगा। मैं कुछ रिजर्वेशन के बारे में अपने दर्शकों को बता दूं कि ब्राजील में वेस्टिबुलर नाम का एक अफर्मेटिव एक्शन है, कनाडा में एम्प्लॉयमेंट इक्विटी है, चाइना में एथनिक माइनॉरिटी ऑफ विमेन के लिए रिजर्वेशन है, फिनलैंड में स्वीडिश स्पीकर के लिए रिजर्वेशन है, जापान में बुराकिम जो आउटकास्ट ग्रुप है उनके लिए रिजर्वेशन है, मैसेडोनिया में अल्बेनियंस के लिए रिजर्वेशन है,
मलेशिया में मलेशिया की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, न्यूजीलैंड में माओरीज और पोलिनेशियन लोगों के लिए रिजर्वेशन है, रोमानिया में रोमास के लिए है, साउथ अफ्रीका में एम्प्लॉयमेंट इक्विटी है, साउथ कोरिया में चाइनीज और नॉर्थ कोरियंस के लिए है, श्रीलंका में क्रिश्चियन और तमिल के लिए है, स्वीडन में एक जनरल अफर्मेटिव एक्शन है, यूनाइटेड किंगडम में इक्वलिटी एक्ट है जो बेसिकली डाइवर्सिटी को इंश्योर करने का काम करती है, और अमेरिका में भी एशियन हो चाहे वो अलग एथनिक ग्रुप्स हों जैसे ब्लैक्स हैं उनके लिए तमाम सुविधाएं डाइवर्सिटी के नाम से उनको अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, और बहुत पॉजिटिवली वो इस चीज को लेकर लेते हैं कि हमारे यहाँ अफर्मेटिव एक्शन है। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरीके से डिमोनाइज करते हैं, चलिए ठीक है एक वर्ग कर सकता है, कुछ पार्टियां कर सकती हैं, पर दुर्भाग्य है कि हमारे देश के कई सारे एंकर पत्रकार लगातार टीवी मीडिया पर बैठकर रिजर्वेशन के अगेंस्ट बोलते रहे। आज भी जब कास्ट सेंसस जो बिहार ने किया उसके खिलाफ जो नफरत एंकरों के मन में नजर आ रही है, ये क्यों जरूरी है कास्ट सेंसस? क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये क्या जरूरत था इसके लिए, बिहार सरकार ने ऐसा क्या कर दिया है, ये करने से देश टूट जाएगा, हिंदू समाज टूट जाएगा, तो क्यों जरूरी है कास्ट सेंसस? मैं अगर एक ऐसे कॉलेज में प्रोफेसर हूं जहां अधिकांश पुरुष हैं, एक आध कोई महिला हो, और फिर एक सवाल उठने लगे कि ये अगर एक डेमोक्रेटिक स्पेस का कॉलेज है, स्टाफ रूम है, तो इसमें बराबर की तादाद में महिलाएं हों या थोड़ी उनकी तादाद बढ़े। फिर अचानक कुछ पुरुष उठेंगे और वो कहेंगे कि आप पुरुष और महिला में भेद कर रहे हैं। हम कोई भेद नहीं करते, ये जानते हुए कि वो भेद करके 1% महिला भी नहीं आ पाई, ये बिना भेद के संभव नहीं था। और जैसे ही ये कहा जाए कि महिलाओं को बराबर का हिस्सेदारी मिले, वैसे ही पुरुषों में से कुछ तबके को दिक्कत होगी, क्योंकि अगर महिलाएं उस स्पेस में आएंगी तो जो अतिरिक्त स्पेस कैप्चर किया हुआ है पुरुषों ने वो छोड़ना पड़ेगा। बेसिक सा लॉजिक ही है। अब इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लॉजिक को आप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे अप्लाई कर दीजिए। मैं एक खेत जोत रहा हूं, पिछले 5 पीढ़ी से 100 बीघा खेत मेरा है, और मेरे दादा परदादा ने अपनी ताकत से बाकी लोगों को डरा करके कुछ खरीद करके एक खेत बना रखा और उस पे बाकी लोगों को गुलाम बना के रखा। बाद में लोग आए और कहे कि नहीं यार, ये टुकड़ा तो मेरा है, इतना हिस्सा मेरा है, तो मुझे दिक्कत तो होनी ही है क्योंकि मैं इतने साल से उसका उपयोग कर रहा था। मुझे वो उस खेत के मालिक में या उस स्टाफ रूम वाले पुरुष में कोई एंकर नजर आता है, जिस एंकर को ये दिक्कत है क्योंकि उसकी मीडिया हाउसेस में ऑक्सफैम की रिपोर्ट आज भी कह रही, 2022-23 की रिपोर्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब एक भी डिसीजन मेकिंग पोजीशन पर नहीं है, एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं है, एक आध कोई ओबीसी एक्सेप्शनल केस होगा। डेस्क पर बैठने से लेकर के डिसीजन लेने तक में 90 to 95% अपर कास्ट की हेजमनी है। और वो लोग इस देश को पूछते हैं कि आप जातिवाद बढ़ा रहे हैं क्योंकि आप जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। साहब, आपने कौन सा मीडिया हाउस बनाया, एक बार आप अपना सोचिए। और राहुल गांधी का तो अभी राजनीतिक बात हो जाएगी, लेकिन वो वाकया इतना महत्वपूर्ण है कि मैं उसे याद करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सवाल हम जैसे लोग 5-6 साल से पूछ रहे हैं। हमसे पहले बहुत सारे लोगों ने 50-60 साल से ये काम किया। एक बार देखो तो यार, ये देश किसका है? कुछ लोग क्या इस देश में आबादी के रजिस्टर में दर्ज की जाने वाली संख्याएं हैं, या वो भी इंसान है? वो गांव में रह गए, उनको शिक्षा नहीं मिल पाई, वो गरीब रह गए क्योंकि उनकी जाति ऐसी थी, तो वो आज भी वहीं पड़े रहे। और तुम्हारे शहरों की चमचमाती इमारतों के बीच उनका कोई नुमाइंदा तुमने घुसने नहीं दिया, और सारे एक जैसे लोग वहां बैठ करके कहते हो कि ये जातिवादी लोग हैं जो आप जाति जनगणना की बात करते हैं। नहीं साहब, उनकी आवाज उठाने वाला कोई एक आदमी आपके बीच से आ रहा है। एक तो ये इसलिए दिक्कत हो रही है, इसलिए उनकी भाषा ऐसी होगी, इसलिए कोई भी बहुत मुश्किल होता है डी कास्ट होना। जिसके जहन में संविधान हो, इंसानियत हो, बहुत ट्रेनिंग और बहुत साधने, खुद को मारना पड़ता है ना बेसिकली। जैसे मैं पुरुष हूं, मुझे कई बार पता ही नहीं होगा कि मैं कितनी जगह पर महिला विरोधी हूं। इसी तरह से आप एक अपर कास्ट के हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा साहब आप कितने बड़े जातिवादी हो जाएंगे। आपको लगेगा कि यार नॉर्मल है, कैसे कास्टिज्म क्यों बढ़ा रहे हो? डिबेट मत करो इस पे। हम 4 पुरुष बैठकर कह रहे हैं, अरे कहां महिला पुरुष में भेदभाव होता है, और ये बात कौन कर रहा है? सारे पुरुष बैठ के कर रहे हैं। तो ये इस देश में हुआ,
इसलिए दिक्कत होगी। नंबर 1, जाति जनगणना क्यों जरूरी है? जनगणना हो रही है, आपको पॉलिसी बनानी है, आपको पता है इस देश में गैर बराबरी है, बराबर करना है। मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं एक पूरे कस्बे का मुखिया चुन लिया गया हूं। मैंने वादा किया था कि मैं सड़कें बनाऊंगा, नाली बनाऊंगा, घर बनाऊंगा, आप लोग मुझे वोट दो। मैं चुन लिया गया, अब मुझे सड़कें बनानी है। पहले पड़ताल तो करूंगा कि सड़क कहां नहीं है, किसके पास घर नहीं है, आंकड़े जुटाऊंगा, उन सब में से फिर यह तय करूंगा कौन ऐसा है जिसके पास झोपड़ी भी नहीं है, कौन ऐसा है जिसके पास कच्चा रास्ता भी नहीं है। मैं प्राथमिकता उन्हें दूंगा कि यार आप सब ने मुझे मुखिया बनाया है, विकास करने का मेरा कतई ये तरीका नहीं होगा कि मैं बिना जांच किए जहां सड़क है उसके ऊपर एक और सड़क बना दूं, जिसके पास घर है उसको एक और घर दे दूं। देश ऐसे चलता है। कोई भी देश अपनी पॉलिसी बनाने के लिए आंकड़े जुटाता है, आंकड़े जुटाकर ये तय करता है कि अब ये पैसा किसके ऊपर खर्च किया जाना चाहिए, किसके ऊपर पहले खर्च किया जाना चाहिए। अगर आंकड़े नहीं जुटाएंगे तो असल में आप राष्ट्र चला ही नहीं है। इसलिए सबसे पहला मेरा आर्गुमेंट ये है, कास्ट सेंसस एक नेशनल इशू है, ये आइडिया ऑफ इंडिया का विचार है, ये कुछ जातियों का विचार नहीं। आप अगर देश के नुमाइंदे बन जाएंगे, आपके पास आंकड़े होने चाहिए कि किस जाति के लोग कितने शिक्षित हुए। और कास्ट सेंसस का एक और आसान भाषा में समझाऊं, लोग समझते हैं कि केवल जातियों को गिन लेना है। मीडिया में बैठे एंकर एक तो वो पढ़ते लिखते नहीं, अब मैं उन पर और कोई टिप्पणी तो करूंगा नहीं, मैं उनको कुछ भी नहीं बताऊंगा। एक वाक्य मुझे याद आ रहा, छोटा सा है, बड़ा नाम नहीं लूंगा किसी। बंगाल का एक प्रवक्ता बैठ करके कह रहा है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने ये कहा, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने वो कहा, तो एंकर नाराज होकर कहा पहले तो नाम ठीक से लो, रविन्द्रनाथ टैगोर है वो। कहा नहीं साहब, अंग्रेज उन्हें टैगोर कहते थे, ओरिजिनल वो ठाकुर ही है। तो वो जो चेहरा उसका बना था ना एंकर का, मुझे वो चेहरा इसलिए याद आ रहा है कि हमने अपने नागरिकों को बेसिक जनरल नॉलेज नहीं दिया है। आज भी हमारे देश के लोग जाति क्या है इसको नहीं जानते, आरक्षण क्या नहीं है, वो अपने अपने हित से तय करते हैं। मुझे आरक्षण मिल रहा है तो आपको नहीं मिल रहा है तो आप उसके विरोधी होंगे। 99.999% यही है। आप राहुल शंकरत्यान निकल जाएं, आप भगत सिंह निकल जाएं तो अलग बात है, आप राम मनोहर लोहिया निकल जाएं तो अलग बात है, क्योंकि इस देश में जातियों से ऊपर उठ करके भी कुछ लोगों ने अच्छा काम किया, लेकिन उनकी आबादी बहुत कम है। अब आते हैं इस पर, जाति जनगणना होने का अर्थ क्या है? केवल जातियों को गिनना नहीं। जाति जनगणना का अर्थ यह है कि एक देश आज 75 साल बाद अब ये आंकड़े जुटाएगा, किस आबादी के पास कितनी शिक्षा है, कितना रोजगार है, कितनी जमीन है, कितनी संपत्ति है, कितना बिजनेस व्यापार उसके पास है, वो किस हालात में है, ये सब मिलाकर जाति जनगणना होती है। इसलिए जाति जनगणना एक देश का मुद्दा है। और दूसरी बात, जो ये कहता है ना कि जातिवाद बढ़ जाएगा, 1951 में एक डिबेट हुई कि भाई अब जनगणना होने वाली है, इसमें जातियां भी गिनी जा रही हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब जातियां गिनना बंद कर दो, क्योंकि हम नया भारत बनाएंगे, वो जातिवाद नहीं होगा उसमें, हम जातिवाद खत्म कर देंगे, हम जातियों को खत्म कर देंगे, क्योंकि अगर जातियों को गिनोगे तो जातिवाद बढ़ जाएगा। देश टूटा था धर्म के नाम पर 47 में, और 51 में आप धर्म गिन रहे थे। आपने ये लॉजिक उस पर क्यों नहीं अप्लाई किया कि धर्म गिनना बंद कर देते हैं क्योंकि टूट जाएगा देश। भाषा के नाम पर उस समय देश लड़ रहा था आपस में कि राज्य बनाओ भाषा के नाम पर, फिर भी आप भाषा गिन रहे थे, आप बोली गिन रहे थे, केवल जाति छोड़ दिया। तो लॉजिक इसका कोई है नहीं। 31 तक जनगणना हुई क्योंकि अंग्रेज ये चाहते थे कि पता तो चले इस देश में कौन कौन कितना है। 31 की जनगणना के बाद जो पहला काका कालेलकर कमीशन बना 1951-52 से लेकर 56 तक, उसने भी कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए ताकि हम आबादी को आइडेंटिफाई कर सकें, कौन पिछड़ गया है, किसको कुछ नहीं मिला है, उसको भी कुछ मिले, तब ये सबका देश बनेगा। मंडल कमीशन बना, वो भी कहता है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, कास्ट सेंसस नहीं कराया गया। अब इस डिबेट को, अब इस देश में लोग, कांग्रेस जैसी पार्टी है, मैं इस बात को कहना भी चाहूंगा, कांग्रेस की लीडरशिप कल तक उनके हाथ में थी, जो एक जमाने में मंडल का विरोध कर रहे थे, जिन्होंने 2010 की जाति जनगणना में कुछ पेच ऐसा फंसा दिया कि वो अलग से हुई, सामाजिक और आर्थिक सर्वे हुआ। लेकिन आज अगर कांग्रेस की लीडरशिप ये कहती है कि हम जाति जनगणना कराएंगे, तो ये जीत उस विचार की है जो विचार सबका भारत बनाना चाहता है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने 2006 में मंडल पार्ट 2 लागू किया, बीजेपी वो पार्टी है जिसने मंडल के विरोध में कमंडल लाया।
बीजेपी वो पार्टी है जो बिहार में जाति जनगणना समर्थन करती है और लखनऊ आते आते भूल जाती है, वो विरोध करती है। दिल्ली आते आते तो पूछिए मत, गरीब की कोई जाति नहीं होती। हमारा फकीर प्रधानमंत्री जब ये बोलते हैं तो मुझे 2013 का और 2019 का उनका भाषण याद आता है। उन्हें क्यों बताना पड़ा कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूं, क्यों बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा करना पड़ा कि मैं 12 दलित और 27 ओबीसी को कैबिनेट मंत्री बना। राष्ट्रपति तक की जाति आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई। इसका मतलब जाति इस देश की सच्चाई है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत एक गांव प्रधान देश है, ये दोनों हम निबंधों में पढ़ते रहे। इससे पहली सच्चाई ये है, भारत एक जाति प्रधान देश है। जाति के नाम पर टोले मोहल्ले बटे हैं, जाति के नाम पर तमाम अलग अलग चीजें बटी हुई हैं, सब मिलाकर बना। नया भारत बनना था तो जातिवाद खत्म करना था ना, सब मिलकर रहे। जातिवार जनगणना उस दिशा में एक कदम होगी। अगर जातियों को गिन लिया जाएगा तो ये भी तो तय होगा कि कोई अपनी संख्या से ज्यादा ले रहा है तो उसको वहां रोक देंगे। और मेरा एक प्रपोजल होगा, मैं आखिरी में उस प्रपोजल को बताऊंगा कि कैसे हम इस जातिवार जनगणना के मुद्दे से सबका भारत बनाने की दिशा में काम करेंगे। एंकर इसका विरोध करेंगे, सारे लोग एक ही तबके के हैं, इसके खिलाफ लेख लिखा जाएगा कि जातिवाद बढ़ जाएगा। जातियां नहीं गिनी गई तो भी रोहित वेमुला हुआ, जातियां नहीं गिनी गई तो भी इंद्र मेघवाल है, जातियां नहीं गिनी गई तो भी हाथरस हो रहा है, जातियां नहीं गिनी जा रही है तब भी हमारे इंटरव्यू में नंबर कम दिए जा रहे हैं। मैंने आरटीआई लगाई, देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 2019 तक एक भी प्रोफेसर ओबीसी का नहीं था। क्या इस देश का सवाल ये नहीं होना चाहिए? मंडल कमीशन कह रहा 52% आबादी है, बिहार कह रहा है कि 63% ओबीसी की आबादी है, और आपका एक भी प्रोफेसर नहीं। फिर 75 साल में प्रोफेसर कौन बना? मेरिटोरियस। अगर इतने मेरिटोरियस लोग थे तो दुनिया के 300 विश्वविद्यालयों में एक भी भारत का क्यों नहीं है? तो आरक्षण को इसलिए भी कहा जाता है कि वो एंटी मेरिट है, वो जातिवाद को बढ़ाएगा। असल में इस देश के नागरिकों की ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई है ताकि वो एक बुनियादी समझदारी भी रखें। जातिवार जनगणना जाति के गैर बराबरी को खत्म करेगी। जातिवार जनगणना ये तय करेगी कि देश सबका बन नहीं पा रहा है तो जो पीछे छूट गया उसको कैसे आगे ले आए। जातिवार जनगणना ये तय करेगी कि कोई जरूरत से ज्यादा किसी का हक तो नहीं मार रहा। ये पूरा विमर्श जातिवार जनगणना का है। निश्चित रूप से विरोध वो करेंगे जिनके हिस्से का जाएगा। आखिरी का तर्क ये है मेरा कि हम जातिवार जनगणना की मांग जब करते हैं, या कोई भी, बिहार ने जारी किया, बिहार पर आते हैं कि उसने कहा कि 63% ओबीसी है, उसमें अमुक अमुक जातियों के लोग इतने हैं, अपर कास्ट 3.5%, 3.5%, 2.5%, कुल मिला के 10%। अब बिहार के लोगों को एक आंकड़ा तो दिखेगा ना कि जिसकी आबादी 10% है। मान लीजिए हम एक ऑफिस में बैठे हैं और एक सरकारी ऑफिस है, एक देश है, एक समाज है, इस ऑफिस में इसके बाहर की आबादी 100 लोगों की है, तो जो 50 आबादी वाला है उसका एक भी व्यक्ति अंदर नहीं है ऑफिस के। जो 63 है उसका एक आदमी है, जो 10 है उसके 90 लोग, तो जो 100 आदमी बाहर 100 आदमी अंदर। ये ऑफिस डेमोक्रेटिक होगी जब कास्ट सेंसस होगा, ये समाज डेमोक्रेटिक होगा, और सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब पता तो चले कि ये सब कौन है। तो इसलिए ये पूरी डिबेट हो रही है। विरोध करने वाले सारे लोग एक ही तबके के हैं जिनको लगता है कि हमारा जो एक वर्चस्व है वो टूटेगा, और कोई भी अपना वर्चस्व नहीं तोड़ना चाहिए। एक सवाल बहुत मतलब घिसा पिटा ही सवाल है, और लगभग बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं और पूछते भी आए हैं और बहुत लोगों ने जवाब भी दिया है। फिर भी फॉर द रिकॉर्ड पर्पस की आने वाली पीढ़ियों के पास ये वर्जन हमेशा होना चाहिए। कास्ट को लेकर तो बड़ी डिबेट है कि कास्ट बहुत अर्बन फिनोमिना तो ये है कि आप जैसे टीयू या किसी अर्बन यूनिवर्सिटी में आप जाइए तो लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत पहले होता था, अब नहीं होता। वो सीधा प्राइडली इग्नोरेंस वाली बात है। जाति को लेकर एक है कि जाति अंग्रेजों ने बनाई, जाति मुगलों ने बनाई। ये जाति आई कहाँ से, वर्ण व्यवस्था आई कहाँ से? और ये जो बात में बोलते हैं वो जाति नहीं थी, वो वर्ण था। तो ये जो डिफरेंस का जो बाइनरी बनाते हैं जो प्रवक्ता लोग टीवी पर आते हैं, तो मैं चाहता हूँ इस पर भी आप एक जरूर जानकारी, जाति आई कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और वर्ण और जाति क्या अलग है क्या? मैं वर्तमान दौर के प्रकांड विद्वान और दक्षिणपंथी खेमे के सबसे बड़े
जो विचारक हैं उन्हीं को कोट करके अपनी बात शुरू कर रहा हूं। वो है, उनका नाम है मोहन भागवत। और ये तर्क वहीं से आता है बेसिकली कि जाति किसने बनाई, कैसे बनाई। मोहन भागवत का अभी हाल ही में एक बयान आया कि 2000 साल तक हमने, कोट करिएगा, कोट अनकोट, हमने या हमारे लोगों ने अपने ही भाई बंधुओं के साथ अमानवीय गैर बराबरी और शोषण अन्याय किया। हमने उनको दबाया, तो 200 साल तक तो उन्हें आरक्षण मिले, इतना तो झेलना पड़ेगा। तो ये तो एक तो उनके लिए ये मेरा एक कोटेशन है, क्योंकि उन्हीं के कुलगुरु ये बात बोल रहे हैं। मेरी बात नहीं मानेंगे, हो सकता है अपने कुलगुरु की माने। विरोध नहीं किया उन्होंने। ये जितने लोग, और ये बहुत गंभीर सवाल है कि जाति अंग्रेजों ने बनाई, जाति मुगलों ने बनाई, तो मोहन भागवत जी को ये बात पता नहीं थी क्या कि वो 2000 साल कह दिए? हालांकि वो थोड़ा और पीछे जाए। 2000 में तो शायद मुझे लगता है कि मुसलमान भी आउट हो गए। अरे 2000 साल पहले ईसाई भी बाहर हो गए। हाँ, सारे बाहर हैं। यानी अंग्रेज और मुगल रूल आउट हो गए। हाँ, दोनों बाहर हो गए, रिलीजन ही नहीं था। अब मोहन भागवत जी से बड़ा तो हम तो एक तो ये बात है। अब आते हैं इस सवाल पर कि एक उदाहरण दिया मोहन भागवत जी ने कि हमारे घर में कोई बीमार हो जाए, तो अगर घर में कोई रोटी आती है तो हम कहते हैं बीमार को पहले दे दो। हम नाराज तो नहीं होते ना कि बीमार को पहले दे दो। यहां मैं कहता हूं मोहन भागवत जी आप गलत है। कोई बीमार वो नहीं है जिसको रोटी की जरूरत है, बीमार वो है जिसने बाकियों के हिस्से का छीनकर अपने खा लिया। तो सुधारने की जरूरत उसको जो दूसरे के हिस्से की रोटी खा रहा था। तो बेचारगी वाला एहसान मत करिए कि उस बेचारे को भी दे दो। 2000 साल तक नहीं दिया, 200 साल दे दो। नहीं भाई, लड़के लिया है। उसके पास अपना एक फूले है, अम्बेडकर है, पेरियार है। वो लड़के बोला कि हम किसी भी चीज में कम नहीं, तुमने हमें अपमानित करने के लिए जाति व्यवस्था बनाई, और मैं बता रहा हूं कैसे बनाई। जाति और वर्ण दो चीजें। कबीर जब लिख रहे थे तब तो अंग्रेज नहीं आए थे। थोड़ा थोड़ा रेफरेंस देता हूं। फूले लिख रहे हैं तो चलो अंग्रेज हैं, फूले लिख रहे हैं, फूले तो बहुत खराब खराब लिख दे रहे हैं, उनकी भाषा में खराब। अब वो कह रहे हैं चार मुंह थे तो बच्चे कैसे पैदा होते। तो मैं बोलूंगा नहीं तो पता चला कि ईडी सीबीआई इधर घूम गई, एनआईए का छापा पड़ गया, आपके यूएपीए में देशद्रोही बना के कि आप तो भाई धर्म की भावना आहत कर रहे हैं। तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये फूले आहत कर रहे हैं, और वो फूले आहत कर रहे हैं जिस पर इस देश के प्रधानमंत्री उन्हें याद करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए नमो बुद्धाय बोलते हैं देश के प्रधानमंत्री। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि बाबा साहब ना होते तो चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। और जैसे ये भाषण देकर के मंच से उतरते हैं, तुरंत खोजते हैं कि वो रास्ते सारे बंद कर दो जिससे अगली बार कोई चाय बेचने वाला, दूध बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सके। बाबा साहब की मूर्ति पर माला और उनके विचारों पर ताला। तो मैं तो कोट करूंगा बाबा साहब को। अब बताओ, बाबा साहब ने एक किताब लिखी है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। 1936 में एक किताब लिखी। जाति पात तोड़क मंडल का कार्यक्रम था, जो कुछ आर्य समाजी, कुछ वो लोग थे और अपर कास्ट के लोग थे इस देश में। अच्छा, एक मैं आऊंगा उस पर, क्योंकि इंटरव्यू आपका व्यवस्थित बातचीत करने वाला है, लेकिन अब ऐसे और सारे इंटरव्यू हो, एपिसोड चले तब तो मजा आएगा। क्योंकि एक बात हम पूछना चाहेंगे, दुनिया के बाकी देशों में जब रेनेसा आया ना 13वीं 14वीं शताब्दी में, भारत में उस समय यहां भी एक रेनेसा था। बहुत पीछे नहीं जाते। दुनिया में चर्च, पोप, पादरी के खिलाफ खड़े होकर के उन्होंने एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को धीरे धीरे इजाद किया। वहां का रेनेसा उन्हें औद्योगिक क्रांति दिया। 15वीं शताब्दी तक औद्योगिक क्रांति हो गई उन देशों में। 16वीं शताब्दी तक वो दूसरे देशों पर कब्जा करने चले आए, आपको गुलाम बना रहे थे। तो जब वो रेनेसा हुआ तो उस रेनेसा के खिलाफ वहां के लोग नहीं खड़े हुए। कोई पोप पादरी को बचाने, कोई चर्च को बचाने और कोई राजा के साथ नहीं खड़ा हुआ। जनता एक तरफ खड़ी थी और उन्होंने जो शोषण कर रहे थे उसके खिलाफ खड़े थे। हमारी तरफ वही उस समय रेनेसा आया जब कबीर खड़े थे, रविदास खड़े थे, पलटू, दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, गुरु नानक खड़े थे, और एक रेनेसा भारत में चल रहा था। इसके खिलाफ यहीं के लोग खड़े हुए, वापस वर्ण व्यवस्था स्थापित हो गई, हम गुलाम बने। एक तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। अब आइए इस पर सिलसिलेवार चलते हैं। फूले ने विरोध किया तो आप कहेंगे चलिए अंग्रेज थे। फूले कह रहे हैं कि कोई मुख से पैदा कैसे हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस सवाल को छोड़ देते हैं। आपके ग्रंथों में लिखा है, मुख से पैदा होने का तर्क किस किताब में है? ऋग्वेद पुरुष सूक्त दशम मंडल, उसका श्लोक है
और उस श्लोक को व्यवस्थित करके पहली शताब्दी में लिखी गई किताब मनुस्मृति में दर्ज किया गया। तो मनुस्मृति जब लिखी गई तब तो ना अंग्रेज थे ना मुसलमान थे। मुखस्य जायते ब्राह्मण बाहुर नाम क्षत्रिय, तो वर्ण व्यवस्था तो है ना, जाति पर अभी आते हैं। वर्ण व्यवस्था वैदिक काल से चली आ रही है, सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं है, क्योंकि वहां की तो भाषा ही आप नहीं पढ़ पाए। वहां तो विज्ञान और तकनीक ऐसी थी, समकोण पर काटती सड़कें, जल निकासी व्यवस्था, एक सभ्यता जो इतनी वैज्ञानिक थी कैसे खत्म हो गई। ये दो लोगों के टकराहट का इतिहास है, फिर कभी उस पर बात करेंगे। उस समय तक आते आते वर्ण व्यवस्था में काम का बंटवारा हुआ। अच्छा, हम बता रहे हैं कि जो हाथ से वो कर रहा है, राजा बन रहा है, वो क्षत्रिय होगा। जो व्यापार में लग गया वो कौन होगा? वैश्य होगा। जो उत्पादन काम कर रहा है, सेवा कार्य कर रहा है, वो शूद्र होगा। और हम क्या करेंगे? हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है। तो ये वाला पूरा है, क्योंकि वो फिर हम आपको यज्ञ कराएंगे, हवन कराएंगे, मतलब वो फिलोसफिकल जोन में चला गया। तुम कहां से आए हो, कहां जाओगे, तुम क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, हम बताएंगे कि मोक्ष कैसे मिलेगा। फिर तुम जाते आते अपना जेब का चंदा हमें देते जाना, दक्षिणा देते जाना। वर्ण व्यवस्था सिंपल इतनी सी है। अब इस वर्ण व्यवस्था को मैं कैसे चैलेंज कर रहा हूं? अब एक बात बताइए, मदर ऑफ डेमोक्रेसी मगध साम्राज्य, मौर्य वंश, और वो मौर्य वंश जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के अशोक हैं, ये तो ओबीसी कम्युनिटी में आने वाले, ये शूद्र कम्युनिटी में आने वाले, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं। फिर ये राजा कैसे हो गए? सम्राट अशोक राजा कैसे? इसका मतलब इस देश में कभी वर्ण व्यवस्था लागू ही नहीं उस तरह रही। लागू करने की कोशिश करने वाला एक तबका हमेशा रहा, जिसने राजा को भी कहा कि वो शूद्र है उसकी जाति देखकर। आप बता दीजिए ना कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में क्या है? और अगर शिवाजी महाराज, शिवाजी राज्याभिषेक नहीं किया, बनारस से पंडित गया, उसने अंगूठे, पैर के अंगूठे से राज्याभिषेक किया। और आज वो शिवाजी, ऐसे मिसाल के तौर पर अनगिनत घटनाएं आपको मिलेंगी। इस देश में पाल, प्रतिहार, गुर्जर वंश है, यादवों के वंश हैं, भीलवाड़ा आदिवासियों का साम्राज्य था, गोंडवाना आदिवासियों का, जहां राजा हुए। अभी रानी दुर्गावती वो आदिवासियों की एक नायिका हैं। अगर आपका सती प्रथा चलती तो रानी दुर्गावती कैसे बनती? तो ये एक डिवाइजन, वर्ण व्यवस्था असल में एक फेक फिनोमेना है, जो केवल इसलिए आरोपित किया जाता रहा कि हम एक बहुत बड़े तबके को गुलाम बना सके। जो हमारे मुताबिक आए हम उसको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में रख लें, उनको द्विज बना लें, बाकी कम्युनिटी को डिप्राइव करें। इसलिए महात्मा फूले ने किताब लिखी गुलामगिरी, बाबा साहब अंबेडकर ने किताब लिखी हु आर शूद्रास। इन सब को पढ़ें तो वर्ण व्यवस्था समझ में आ जाएगी। जाति व्यवस्था क्या है? उन वर्णों के भीतर काम का जो बंटवारा है, उससे हम जातियों को तय करेंगे। आप कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्ला, ये सारी जातियां कौन है? सब हैं शूद्र, लेकिन वो काम बंटा हुआ है। तो कुम्हार लोहार से अलग कैसे पहचाना जाएगा? उसके काम के हिसाब से जाति बनाई गई। तो जातियां तो पहले से चली आ रही थी। अगर जातियां ना होती तो मनुस्मृति में शूद्र जो कहा गया वो, अच्छा एक और तर्क है, बड़ा रोचक तर्क है। आजकल जाति वाले ये कहते हैं, जाति का बात करते हुए आपके ऊपर एक आरोप लगाया जाएगा कि काम से तय होता है। भाई हम तो जन्मना नहीं मानते। मैंने उनसे एक सवाल किया, मेरे नाम के पीछे लगा है यादव, मैं किस कम्युनिटी में आया? तो कहे ओबीसी में। फिर मैंने कहा कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, मेरा काम किस कम्युनिटी में आएगा? कहे ब्राह्मण में। तो मैंने कहा कि फाइनली फिर मैं क्या हूं, ब्राह्मणों की शूद्र? इस सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। यही दोनों का अंतर है। आप एक भ्रम फैलाते हैं इस देश में कि कर्म के हिसाब से जाति बनी, नहीं, कर्म के हिसाब से जाति बनी नहीं है। जाति को कर्म से जोड़कर एक बहुत बड़े तबके को एक्सक्लूड करने के लिए इसका टूल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर जाति अंग्रेजों और मुगलों की बनाई होती तो वो ऋग्वेद में कहीं नहीं दिखती, बुद्ध के दौर में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उसके जिक्र कहीं नहीं होता। बुद्ध क्यों कर रहे थे कि जातियों को तोड़ो, सब एक साथ रहो?
कबीर लिख रहे हैं 13वीं शताब्दी में, उसके पहले अलवार नैनार लिख रहे हैं, उसके पहले तमाम बुद्धिस्ट की परंपरा आ रही है, सिद्धनाथ जैन आ रहे हैं। ये सारी जाति को खत्म करने की बात क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब जाति थी। पता है आप मुगलों और सबसे ज्यादा दोष अंग्रेजों का क्यों देते हैं? क्योंकि अंग्रेजों ने गिन करके बता दिया कि जाति ये बीमारी है, लेकिन बाहर से कोई कह रहा नहीं बीमार नहीं, एकदम चंगा है। एक्सरे हो गया तो पता चला ये तो गंभीर रूप से बीमार है। तो जो एक्सरे किया उसे ही कह दिया गया कि इसी ने बीमारी पैदा कर दी। सारा दोष केवल इतना ही है। सेंसस एक तरीके से भारत का एक्सरे है। मैं बार बार कहूं, ये बहुत अच्छा टर्म है। बीमार व्यक्ति का एक्सरे करने वाला उसे बीमार नहीं कर रहा, डॉक्टर इलाज करने जा रहा है और वो आके बता रहा है कि प्रशांत भाई आपके भीतर ये दिक्कत है। आप डॉक्टर को लाठी लेके नहीं दौड़ा लेंगे कि मुझे बीमार बता दिया। नहीं भाई, आप ऑलरेडी हो। वो कह रहा है कि इसका इलाज कर लो, ये इसका इलाज है, बीमारी ठीक हो जाएगी। दुनिया में और कहीं ये बीमारी है नहीं। तुम्हारे उत्तर भारतीय, ये जो भारतीय उपमहाद्वीप की ये बीमारी है, तुमने पैदा कर ली, हजारों साल चले आए तो बड़ी गहरी हो गई है, लेकिन लाइलाज नहीं है। इसका इलाज ये है कि तुम जाति जनगणना करा लो। तुम चाहते हो कि नहीं ठीक होना, तो वो कहेगा कि नहीं हमने। तो ये पूरा खेल है। दिमाग कह रहा है कि पैर में चोट लगी है, तो वो ये कह रहा है कि इसको काटना नहीं है। उस चोट को, गांव में बचपन में क्या होता था ना, कांटा घुस जाए पैर में और अगर आपने उसके ऊपर मरहम पट्टी लगा लिया तो घाव कभी ठीक नहीं होगा। पहला काम ये उस कांटे को बाहर निकालो, उसके बाद उस पर मरहम पट्टी करो। जातियों को गिन लो, जातियां खत्म हो जाएंगी, एक खूबसूरत देश बनेगा, सब बराबर के होंगे, हर जगह पर सब एक मोहब्बत और प्रेम से रहेंगे। इसके लिए जरूरी है कि अगर आपको इस देश से प्रेम है तो जातियों को गिन लीजिए। जातियां हजारों साल से रही हैं, जातियां खत्म नहीं हो सकती, लेकिन उनकी गैर बराबरी खत्म हो सकती है। कल्पना करिए कि आप किसी भी जाति के हो, मैं किसी भी जाति का हूं, मेरी जाति देखकर इंटरव्यू में नंबर कम ना हो, मुझे ये पता चले कि मेरी मेरिट चेक करने का एक सामान्य सा फॉर्मूला है, उस पर मेरे साथ अन्याय नहीं होगा, हम क्यों जाति की बात करेंगे? जाति इररिलेवेंट हो सकती है तब जब जाति के नाम पर गैर बराबरी खत्म हो जाए। दैट्स इट। ये पूरा एक रिप्रेजेंटेशन का भी सवाल है, क्योंकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, 14 साल 15 साल से आप पढ़ा रहे हैं, तो आप अकेले नहीं होंगे जिनको इन्होंने अडॉप्ट पे बहुत सालों से रखा होगा, खासतौर पर अपने विचारों के लिए या फिर कम्युनिटी स्पेसिफिक होने के नाते। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत लेट मंडल 2 लागू हुआ, जो हायर एजुकेशन की बात है। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं ट्रेंड जानना चाहता हूँ कि ओबीसी खासतौर पे लोगों को परमानेंट करने में क्या रेशो रहा है इनका? नहीं, देखिए, मंडल लागू हो रहा था तो देश भर के विश्वविद्यालयों में बड़ा आंदोलन हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय तो मंडल विरोधी आंदोलन का गढ़ रहा है। एक किताब है जेंडरिंग कास्ट, उमा चक्रवर्ती की किताब है, बहुत शानदार किताब है, सबको पढ़नी चाहिए। उमा चक्रवर्ती घटना का रेफरेंस अपने इंट्रोडक्शन में उस बुक में देती है। दिल्ली विश्वविद्यालय की लड़कियां जो पढ़ती थी अपर कास्ट घरों की, वो एक तख्ती लेकर के सड़क पर उतरी कि हमें बेरोजगार पति नहीं चाहिए। वो फोटो उसमें बना हुआ है। उमा चक्रवर्ती वहां से एक थ्योरी जनरेट करती है, जेंडर और कास्ट कैसे मिलकर काम करता है। आपको एजुकेशन असल में रोजगार देने का एक जरिया था, रिप्रेजेंटेशन का नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं किसी भी देश की तरक्की का पैमाना ये देखूंगा कि वहां महिलाओं की स्थिति है कैसी है, और तरक्की कैसे हो रही है वो विश्वविद्यालय बताएंगे। इस देश के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले लोगों ने जब तक आरक्षण नहीं था तब तक इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को एंट्री नहीं दी। अपवाद के तौर पर कोई आ गया हो तो अपवाद नियम नहीं होता। 1-8% लोग आ गए होंगे, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि 75 साल में कोई आया ही नहीं, आए होंगे, लेकिन वो किसी और समीकरण से जाति छुपा कर आए होंगे। मां सरस्वती का पावन प्रांगण दूषित हो जाएगा अगर आरक्षण लागू हो जाएगा, ये वाक्य है मंडल विरोधी आंदोलन के गढ़ दिल्ली विश्वविद्यालय के क्रांति चौक के नारे में तब्दील हो गया। मां सरस्वती का पावन प्रांगण, अगर वो मां हिंदुओं की होती, सबकी होती, सारे हिंदुओं की,
तो वो माँ ही एक दिन सपने में आके बताती है कि अरे मूर्ख, वो शूद्र भी तो हिंदू है। सही बात है। उससे तुम्हारा प्रांगण दूषित कैसे हो जाता? असल में तुमने मां के नाम पर एक व्यापार किया जो तुम्हारे वर्चस्व के मुताबिक था। अगर मैं तो बार बार एक बड़ा कठिन सा सवाल करता हूं, कोई भगवान अंदर मंदिर में बैठा है और बाहर देख रहा है कि जाति देखकर उसे अंदर नहीं आने दे रहा, जो उसका भक्त है, कैसे वो चुपचाप देख रहा है? छोड़ देते हैं इस डिबेट को, विश्वविद्यालय पर आते हैं। यह किया गया, उसे पावन प्रांगण बना करके उसे दूर रखा गया बहुत बड़े तबके को। लड़ाई लड़नी पड़ी कि नहीं भाई, देश जो रिजर्वेशन 1950 में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को मिला, वो 1990-95 में आकर के विश्वविद्यालयों में लागू हुआ। अब मुझे बता दो 40-45 साल में कोई भी प्रोफेसर क्यों शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का नहीं है? क्योंकि आप जातियां देखते थे, क्योंकि वहां रिटन एग्जाम तो होता नहीं, इंटरव्यू होता है। जब बाल गंगाधर तिलक 1890 और 1900 के बीच जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, ये कह सकते हैं कि ये तेली, तमोली और कुनबी किसान संसद में जाकर के क्या वहां हल चलाएंगे? तो उसके बाद तो 1990 में क्या रहा होगा ये आप जानते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ही नहीं, देश भर के विश्वविद्यालयों में प्रतिनिधित्व शून्य के बराबर था, नगण्य था। मंडल आया, मंडल की लड़ाई लड़नी पड़ी। ये सारे लोग जो कहते थे कि आरक्षण वो है जो पेट में कैंची छोड़ देते हैं, पुल गिर जाएगा, आरक्षण वाले हैं। कल्पना करिए कि इस देश में एक किस्म का आरक्षण पैसे का चलता है। आपके पास 1 करोड़ रुपए है, आज भी अगर आप एमबीबीएस में नेशनल मेरिट लिस्ट में नहीं आ रहे हैं तो 1-2 करोड़ दीजिए, आप जाइए डॉक्टर बनिए। कभी आपने सुना है कि उससे इलाज मत कराना, वो पेट में कैंची छोड़ देगा क्योंकि वो डोनेशन दे के आया? ये है कास्टिज्म। अब दूसरी बात, जब से ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू हुआ तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में कट ऑफ ओबीसी और एससी के नीचे चली गई, वो भी उनकी जो कहते थे कि हम मेरिटोरियस हैं। मेरिट माय फुट, ऐसा कुछ भी नहीं। असल में आप अपने भीतर की प्रिविलेज को नाम दे देते हैं मेरिट। मेरे सवाल का जवाब देना, आप मेरिटोरियस थे तो देश में कितनी खोज आपने की? कबीर तो कभी विश्वविद्यालय नहीं गए, उनकी मेरिट क्या है? उनके विचार से हम देखेंगे। बुद्ध की मेरिट क्या है? आज के दौर में जो मेरिट है ना, एक कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्ला हाथ से श्रम करता है। कुम्हार को पता है कि किस मिट्टी का घड़ा बन सकता है, किसका नहीं बनेगा। उस कुम्हार को अगर शोध करने के लिए विश्वविद्यालय में नहीं जाने दिया गया तो ये विश्वविद्यालय का नुकसान या देश का नुकसान हुआ कि नहीं? एक धोबी को पता है कि किस मिट्टी से कपड़ा साफ होता है, कैसे कम पानी खर्च करके हम कपड़ा साफ कर सकते हैं। एक बढ़ई को पता है कि लकड़ी से कैसे क्या बनेगा। लोहार को पता है। इस देश के 90% आबादी जो हाथ से श्रम करके इस दुनिया को रहने लायक बना रही थी, स्किल्ड लेबर था। आपने उनकी कास्ट देख करके उन्हें न्यू एजुकेशन सिस्टम से बाहर कर दिया। इसलिए आपके विश्वविद्यालय 500 में भी एक भी नहीं है। कहां गई मेरिट? क्योंकि जो मेरिटोरियस थे उनको आपने बाहर कर दिया। अब धीरे धीरे जब डाइवर्सिटी विश्वविद्यालय में आती है और डाइवर्सिटी के जरिए सब, जब भाई तुम भी निकम्मे ही थे तो 2-4 और तुम्हारे 100 करोड़ निकम्मे को आने दो। जब तुम्हारे विश्वविद्यालय 300 में कोई नहीं है, तुम्हारे दिल्ली विश्वविद्यालय कहीं नहीं है। अच्छा, जहां जहां रिजर्वेशन लागू नहीं है वो कौन सी रैंकिंग पे है? ये भी तो इस देश को पूछना चाहिए। इस देश के मीडिया हाउसेस में जुडिशरी में रिजर्वेशन नहीं है, उनका कबाड़ा किसने किया है? ये दिन रात टीवी पर बैठ करके जो जहर फैला रहे हैं उसमें तो एक भी एससी एसटी ओबीसी नहीं तो कल को ये भी कह देते कि ये दंगाई बना दिया इस देश के दलितों पिछड़ों ने। विश्वविद्यालय शूड होता है। कैसे? पढ़ा लिखा आदमी ना ऐसा जातिवाद नहीं करेगा कि हम तुम्हें छुएंगे नहीं, क्योंकि उसे पता है कि यार छूने से कुछ नहीं होता। वो आपके थाली में बैठ के खाएंगे, वो आपके साथ प्याली लड़ा करके चाय पिएंगे, वो कहेंगे कि देखो जातियां खत्म हो गई, हम दोनों एक हैं। लेकिन जब इंटरव्यू में नंबर देना होगा तो जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन में शेड्यूल ट्राइब के मेरे दोस्त की बहन है, उसे रिटर्न एग्जाम में 70 में से 56 नंबर मिले, तो 30 नंबर का वाइवा था। 30 नंबर में अगर उसे 3 नंबर मिल जाता तो उसका एडिशन हो जाता, उसे 1 नंबर मिला। और वो दूसरी तरफ पूरी लड़ाई है भाई, 10 साल की लिस्ट हम दे सकते हैं।
एक तरफ से जाति देख करके नंबर दिया गया, ये विश्वविद्यालयों का जातिवाद है जो दिखता नहीं है। पहले के द्रोणाचार्य थे तो अंगूठा मांग लेते थे, एकलव्य सीधा था काट के दे दिया। आज के द्रोणाचार्य अंगूठा नहीं मांगते, वो कहते थे बेटा तुम्हारे ललाट पर लगा है कि तुम तो बहुत आगे जाओगे, जाओ आगे बढ़ो, इंटरव्यू में नंबर कम करेंगे। मुझे अगर इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन करना है असिस्टेंट प्रोफेसर पर, तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए प्रशांत जी आपके पिताजी का क्या नाम है, और मुझे आपको नौकरी नहीं देनी तो मैं पूछूंगा कि मेरे पिताजी का नाम क्या है। जब नौकरी देनी हुई तो गोवा की स्पेलिंग पूछी, नहीं देनी हुई तो चेकोस्लोवाकिया। इसका मतलब ये है कि जो विश्वविद्यालय का जातिवाद है निहायत खतरनाक जातिवाद है, वो सामने से नहीं दिखेगा, 2-4 परत उतारनी पड़ेगी। मेरे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने मुझसे बोला कि ये आयरों के बच्चे गाय भैंस चराना छोड़ करके यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। इसका मतलब ये कि आपका विश्वविद्यालय सबका विश्वविद्यालय नहीं था। अगर मेरे विश्वविद्यालय में 50% लड़कियां नहीं है, जेएनयू को क्यों बदनाम किया गया पता है क्यों? जेएनयू ने डिप्रीवेशन इंडेक्स बनाया। मैं ये आखिरी बात कह रहा हूँ, डिप्रीवेशन इंडेक्स का मतलब ये होता है जेएनयू एडमिशन लेने के समय तय करता है कि इंडेक्स बने हुए आप सब एक साथ हैं, कौन सरकारी स्कूल में पढ़ा है उसको वेटेज ज़्यादा मिले, कौन प्राइवेट में पढ़ा है उसको वेटेज कम है। अगर एक अपर कास्ट है, एक शेड्यूल कास्ट है, तो अपर कास्ट वाले को वेटेज कम देंगे, शेड्यूल कास्ट पर ज़्यादा। जिसके पिताजी सरकारी नौकरी में है उसको वेटेज कम मिलेगा, जिसके पिताजी नौकरी में नहीं उसको वेटेज ज़्यादा मिलेगा। जो गांव कस्बे से आया उसको वेटेज ज़्यादा मिलेगा, शहर वाले को कम मिलेगा। इससे जेएनयू एक इंडेक्स बनाता है और जो बहुत कमज़ोर पढ़ा है ना उसको आकर के एजुकेशन देता है, इसलिए वो एंटी नेशनल हो गया। आज तक हम अगर एक खूबसूरत देश बनाना चाहते हैं ना तो आरक्षण खत्म कर दीजिए। मैं आज कह रहा हूँ आरक्षण को बंद हो जाना चाहिए, ईडब्ल्यूएस लागू होने के बाद तो वैसे ही बंद हो जाना चाहिए। गरीब होने का सर्टिफिकेट जैसे बन रहा है, अब मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, एक ही जाति के लोग वहाँ भी तो रिजर्वेशन ले रहे हैं, तो वो छोड़ देते हैं। आरक्षण खत्म कर दीजिए, आप डिप्रीवेशन इंडेक्स बनाइए। उस डिप्रीवेशन इंडेक्स के लिए जरूरी है कास्ट सेंसस। उस डिप्रीवेशन इंडेक्स में मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ और आप प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं तो दोनों ही जैसे नहीं हो। जहाँ इमारतें या शिक्षक नहीं है ना, उनके बच्चे उस जगह रेस में खड़े हैं जो प्राइवेट स्कूलों कॉन्वेंट स्कूलों से पढ़ के हैं। इसलिए ये जो दिल्ली विश्वविद्यालय का किस्सा आपने पूछा ना, मंडल पार्ट 2 लागू हुआ 2006 में आकर थी और 2009 से ठेके पर प्रोफेसर रखे जाने शुरू हो गए। अब जो है उनकी सरकार बनी है तो उन्होंने खूब ढेर सारे अपॉइंटमेंट कर दिए हैं और साफ तौर पर मैं कह रहा हूँ झंडेवालान से वीसी बन रहा है, झंडेवालान से प्रिंसिपल बन रहा है, झंडेवालान से प्रोफेसर बन रहा है, तो अपॉइंटमेंट भी झंडेवालान से होगा कि नहीं होगा? सारे संघ के कैडर भरे जा रहे हैं और मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। बहुत कुछ करप्शन चल रहा है, लेकिन फिर भी अब रिजर्वेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो वो आप छीन तो नहीं सकते, इसलिए 27% ओबीसी देना पड़ना है। लेकिन शॉर्ट फॉर और बैकलॉग 2 चीज़ होती है। मान लीजिए 100 लोग हैं, थोड़ा समय और लूँगा, 100 लोग का एक कैंपस में रिक्रूटमेंट होना है, 50 लोग पहले से अपॉइंट हो चुके हैं। अब मंडल पार्ट 2 लागू हुआ, रिजर्वेशन लागू होने के बाद हर चौथी पोस्ट ओबीसी को जाएगी, तो चौथी पोस्ट जो ओबीसी को जाएगी 4, 8, 12, 16, 20, तो 50 लोग तो पहले से ही काम कर रहे हैं। तो जितनी पोस्ट पर ओबीसी होना चाहिए था उस पर कोई अपर कास्ट काम कर रहा है। इसका मतलब अब नई वैकेंसी आएगी तो सबसे पहले उन वैकेंसीज को भरा जाए जहां वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसे कहते हैं टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में शॉर्ट फॉल। और दूसरी तरफ होता है कि बैकलॉग, यानी अगर मान लीजिए 5 साल तक अपॉइंटमेंट नहीं हुआ तो ये बैकलॉग होगा। अब 5 साल के बाद जब भी होगा तो पहले ये भरा जाए। इस देश के विश्वविद्यालयों ने इन दोनों को खत्म कर दिया। न इस देश में शॉर्ट फॉल लागू हुआ, न बैकलॉग लागू हुआ, और जहाँ से रिजर्वेशन दिया गया उसे तारीख से आगे बढ़ाया गया। ईडब्ल्यूएस में सब बैकडेट से चल रहा है। आज की तारीख में दिल्ली पुलिस में एक वैकेंसी आई, 12% सीटें ईडब्ल्यूएस को दी गई हैं और जिसका रिजर्वेशन 27% उसको 5% सीटें दी गई। उत्तर प्रदेश में नर्स भर्ती का एक वैकेंसी है, उसकी कट ऑफ में शेड्यूल कास्ट की मेरिट गई 36 नंबर और शेड्यूल ट्राइब की मेरिट गई 34 नंबर और ईडब्ल्यूएस की मेरिट गई 3 नंबर। आपको मैं आंकड़े भेज दूंगा, उसमें लगाइएगा, नहीं तो लोग कहेंगे झूठ बोल रहा है। ये डिग्री फेक नहीं है भाई, ये प्रधानमंत्री डिग्री नहीं, सरकार का आंकड़ा है।
तो मेरिट कहाँ गई जब ईडब्ल्यूएस के लोग ओबीसी और एससी के नीचे कट ऑफ चली गई। 65 वैकेंसीज का डेटा तो मेरे पास है जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से नीचे मेरिट गई है ईडब्ल्यूएस के। इसका मतलब आप मेरिट के दम पर नहीं थे, आप अपने नेक्सस के दम पर थे। नौकरी देने वाला कौन, वो आपका व्यक्ति। तो 5 लोग उसमें से बैठे हैं, जो ज़्यादा चमकदार है, यू नो आई नो एक्चुअली वाला, उस पर अभी यहाँ इस तरह से विश्वविद्यालय चले। आज विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर का डेटा मेरे पास है। 2023 में केवल 4% ओबीसी इस देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पहुंचे। इसका मतलब ये नहीं कि ओबीसी ना काबिल थे इसलिए नहीं पहुंच पाए, उनको आने के रास्ते बंद किए गए। रिसर्च में कौन एडमिशन ले रहा, अब तो CUET आया है, CUET आया देखिएगा, इससे नंबर बढ़ेंगे। इसलिए ये जो पूरा सिस्टम है ना, बेसिकली एजुमनी ओरिएंटेड सिस्टम है, जिसमें एक नेक्सस बना हुआ है। हम 4 पुरुष अगर एक कमरे में बैठे हैं और हम यहाँ पर भाषण देना होगा तो हम कहेंगे कि नहीं नहीं, जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए सोसाइटी को। लेकिन अगर एक महिला आके कहेगी 2 लोग बाहर निकलो, हम 2 रहेंगे, तब बराबर का समाज बनेगा, आप कहेंगे कि ये तो मेरिट की हत्या हो गई। आप तो ये कहेंगे कि ये तो गैर बराबरी की बात हो गई, हम तो महिला पुरुष में भेदभाव नहीं करते। नहीं भाई, आपकी भाषा में नहीं चाहिए, ज़मीन पर दिखता चाहिए। तो इसलिए ये पूरी डिबेट विश्वविद्यालय में वहाँ तक की नहीं है। गांव में एक चारपाई पर कोई नहीं बैठने देगा तो वो आपको दिख जाएगा, कोई PhD में एडमिशन नहीं लेगा ना तो वो आपको दिखेगा नहीं। ये है जातिवाद का फायदा। जी काफ़ी समय आपने दे दिया और मैं चाहूँगा कि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मुझे लगता है कि आगे भी हमें 1-2 एपिसोड करने चाहिए जिस पर लेंथ में बात हो। और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मैं अपने दर्शकों को भी बता दूँ कि कास्ट को लेके जो भ्रांतियाँ समाज में फैली हुई हैं, या जो आप लोग को माँ बाप या स्कूल टीचर जो जाति के बारे में बताते होंगे, आपको समझना चाहिए कि इस देश में जाति सच्चाई है और वो कोई अंग्रेज़ या कोई मुग़ल नहीं लेकर आया था, वो इसी सोसाइटी का हिस्सा है। समस्या हमारी है। और पेट में अगर आपके दर्द है तो डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर को ये जाके, डॉक्टर पूछेगा ना आपसे कि आपके पेट में दर्द है, कभी आप डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर रखे आप कहिए डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है और मुझे दवाई दे दीजिए, डॉक्टर बोलेगा नहीं, तो दवाई नहीं देगा। उसी तरह कास्ट एक बीमारी है, उसका निवारण से पहले उसे रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है, उसे क्रिटिसाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, फिर उसको रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि देश बदल रहा है, रेनेसा आते रहते हैं समाज में। मुझे लगता है कि मंडल कमीशन भी एक छोटा रेनेसा के रूप में मैं देखता हूँ कि जिस प्रकार सामाजिक न्याय की उत्पत्ति हुई, लालू जी, मुलायम सिंह यादव जी, माननीय कांशी राम जी, तमाम ऐसे बड़े नेता हमारे देश को मिले। तो इतिहास पढ़ते रहिए और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और टीवी डिबेट पे शाम को जो मुर्गा वाली लड़ाई होती है उससे बचिए, कुछ किताबों में घुसिए, कुछ इतिहासकारों को सुनिए। तो मुझे लगता है कि देश ज़रूर अच्छा समाज बनेगा, अच्छा देश बनेगा और एक दिन ऐसे ही चलता रहा तो ज़रूर विश्व गुरु बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आगे हम आपके साथ एक नए गेस्ट के साथ फिल्म मुलाकात करेंगे।